हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी का जुडिशरी। देखिए, हम अभी हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फाइन, और उसके ऑर्गन्स के बारे में। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन मैंने आपको बताए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो आज हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे कि जुडिशरी का एक्चुअली हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में क्या रोल है। और जो हमारी जुडिशरी है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी डेमोक्रेसी में, बिकॉज इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज ऑफ इट्स इंडिपेंडेंसी। जो हमारी जुडिशरी है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। इंडिपेंडेंट पार्ट मतलब क्या कहने का मतलब है इसका, कि जो जुडिशरी है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद लेती है, ठीक है। उस जुडिशरी के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो अब जुडिशरी क्या मतलब क्या है और हमारे यहाँ पे कोर्ट कैसे चलते हैं, ठीक है, इन सब के क्वेश्चन हम इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी, कि जुडिशरी का बेसिकली रोल क्या है। जो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है, एक जुडिशरी का पार्ट है हमारी। तो द कोर्ट्स कैन टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़। जो हमारे इंडियन कोर्ट्स हैं वो बहुत सारे इश्यूज़ पर डिसीजन ले सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो टीचर हैं, कोई भी टीचर स्टूडेंट को पनिश नहीं कर सकती, बीट नहीं कर सकती, उसकी पिटाई नहीं कर सकती, ठीक है। ये तो बहुत एक नॉमिनल एग्जाम्पल है। जैसे कि कोई 2 स्टेट हैं, मान लो यूपी है और ये क्या है, एमपी है। अब इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल कोई रिवर है, उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, कोई एक तरीके की लड़ाई चल रही है। तो ये सब क्या, इन सब को इन सब का जो इन्हें सुलझाना है, मान लो, ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। तो अब ये कोर्ट किस चीज़ का पार्ट है, हमारी बेसिकली जुडिशरी का पार्ट है। जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। किसको कर सकता है, जो गलत काम करेंगे, जो क्राइम करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। देखिए, जो ब्रॉडली काम, जो मेन जो काम है जुडिशरी के, वो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू और अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। सॉरी, अभी हम एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या। पहले इसमें आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया, द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन citizens and the government, between 2 state governments and between center and the state governments। देखो, पहले इसमें क्या बताया है, मान लो कोई 2 सिटीज़न है, ठीक है, इनके बीच आपस में लड़ाई हो जाती है। दूसरा, कोई सिटीज़न है, उसकी गवर्नमेंट से लड़ाई हो जाती है। अब तीसरा क्या है, कोई 2 स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, फाइन। और चौथा क्या है, सेंटर की स्टेट से लड़ाई हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये तरीके की डिस्प्यूट्स है जिसको रिजॉल्व कौन करता है, कोर्ट करते हैं, हमारे जुडिशरी करती है। अब दूसरा जो रोल है जुडिशरी का, वो है जुडिशियल रिव्यू। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई लॉ बना देती है, तो उसके बाद उसको रिव्यू कौन करता है, उसकी जांच पड़ताल कौन करता है, जुडिशियल करती है, ठीक है, कोर्ट करता है कि क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कहीं उसको तो वायलेट नहीं कर रहा है, कहीं उसको तो हैम्पर नहीं कर रहा है।
ठीक है, कहीं किसी सिटीज़न के राइट्स तो हैम्पर नहीं हो रहे हैं। तो ये सब देखने का काम किसका है? कोर्ट का काम है। इसको हम बोलते हैं जुडिशल रिव्यू करना। इससे क्या होता है कि किसी भी तरीके कोई गलत लॉ पास ना हो जाए कहीं। ठीक है, अब तीसरा आता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब है कि हर एक सिटीज़न, कोई भी इंडिया का सिटीज़न, वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, इफ़ दे बिलीव दैट द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। इस कब जा सकता है? जब किसी को लगे कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं? हैम्पर हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कहाँ जा सकते हैं? या तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं या वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब आता है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है बेसिकली? ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर, पढ़ा था ना फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये हमारी सेकंड वीडियो थी क्लास 8 की, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फीचर क्या है, क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि सबके पास अपनी अपनी पावर्स हैं और वो सब अपनी अपनी पावर्स का इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकती हैं। जैसे लेजिस्लेचर है, वो अपनी पावर का अलग यूज़ कर सकती है, एग्जीक्यूटिव है वो अलग यूज़ कर सकती है। अब आते हैं मेन हमारा जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो उसके जुडिशरी के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिकॉज द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, जुडिशरी के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। All the judges in the high courts as well as the supreme courts are appointed with very little interference from these other branches of the government. देखिए, जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का मेनली रोल होता है और वो भी सिर्फ उनकी अपॉइंटमेंट में रोल होता है। उनको हटाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अभी तक भी किसी जज को रिमूव नहीं किया गया है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज। इट इज़ द इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले अ सेंट्रल रोल in ensuring that there is no misuse of power by the legislature as well as executive. जुडिशरी का ये काम भी है, जो कोर्ट्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो क्या देखें कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कहीं अपने पावर्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे क्या किसी के राइट्स हैम्पर हो रहे हों। ठीक है, और क्रूशियल रोल, हमारा जो मेन क्रूशियल रोल है जो कोर्ट्स का, वो है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। अब हम कोर्ट करे तो जा रहे हैं, कोर्ट का स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली? ठीक है, देयर आर थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, हमारे यहाँ पे 3 लेवल की जो कोर्ट है वो 3 लेवल पे होता है। ठीक है, पहला होता है लोअर लेवल, इसी ट्रायंगल में मैं आपको बता देती हूँ। पहला होता है लोअर लेवल, ठीक है, दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल और तीसरा क्या होता है हमारा, ये देखो, ये तो लोअर लेवल और ये सब ये एक ही उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट और उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये 3 लेवल होते हैं। कौन सा है? पहला डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही कोर्ट है। ठीक है, और वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और जो हाई कोर्ट्स हैं वो कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। फाइन। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। अब जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास अपना अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो और उसको प्रिसाइड कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज करता है। और ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। फाइन। और सबसे ऊपर सुप्रीम कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे टॉप में होता है
ठीक है। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, और उसको प्रिसाइड कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। The decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts in India। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है वो हाई कोर्ट पे भी बाइंडिंग होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी बाइंडिंग होता है। अब आता है हमारा येस ऑल दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट्स कनेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, जो ये जितने भी तीनों लेवल के जो कोर्ट हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। और कैसे हैं ये देखेंगे हम कि in India we have an integrated judicial system, meaning that decisions made by the high courts are binding on the lower courts। जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो दोनों कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। ऐसे ही हम क्या देखेंगे, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, ये अपनी अपनी ये पूरी एक हायरार्की है इसकी। Another way to understand this integration is that the appellate system that exists in India। अब इसका मेजर हम कैसे इसको देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेट है, कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन वो जो इंसान है वो कहता है कि नहीं, मैं इस डिसीजन से अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो कहाँ पे अप्रोच कर सकता है? हाई कोर्ट पे अप्रोच कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। अब हाई कोर्ट ने भी उसके अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, लेकिन वो अब भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम अपीलेट सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपीलेट सिस्टम बोलते हैं हम इसको। अब आता है हमारा जो हमारी कोर्ट्स हैं वो क्या प्रोटेक्ट करते हैं? दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। द अबव हाई कोर्ट्स जजमेंट डीपली ट्रबल्ड द वुमेन एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्पाइल्ड द सेपरेट अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट। जैसे आपको याद हो, आपने 7th की जो मैंने लास्ट बुक पढ़ाई है उसमें जो हमने देखा था ना कि वुमेन ने जो प्रोटेस्ट करा था, ठीक है, वुमेन्स का जो मूवमेंट था उसमें उनके जो राइट्स हैम्पर हो रहे थे, उन्होंने क्या किया था, वो इसीलिए वो कहाँ गए थे? हाई कोर्ट गए थे। ठीक है, हाई कोर्ट जब वो गए थे तो हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में डिसीजन सुनाया था। उसके बाद वो कहाँ चली गई थी? सुप्रीम कोर्ट चली गई थी थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कि कैसे हम अपने राइट्स, अगर हम कोई डिसीजन हमें किसी कोर्ट का नहीं समझ में आ रहा है, कि हमें लगता है कि हम इनोसेंट हैं या हमारे जो डिसीजन है उसको दोबारा रिव्यू करना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम और ऊपर जा कोर्ट में अपील कर सकते हैं एज पर आर अपीलेट सिस्टम। अब आता है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। देखिए, अब जो हमारा लीगल सिस्टम है इसके बेसिकली 2 ब्रांचेस होते हैं। पहला होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में बेसिकली क्या होता है, जो जैसे कि जो क्रिमिनल लॉ है वो किससे डील करता है? जैसे कोई चोरी कर लेता है, ठीक है, डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। अगर कोई ऑफेंस हो रहा है बेसिकली, ठीक है, तो वो किस में जाएगा? क्रिमिनल लॉ में जाएगा। जैसे कोई चोरी कर लेता है, किसी वुमेन को हैरेस कर लेते हैं, ठीक है, कोई दहेज मांग रहा है, किसी का मर्डर हो गया है, तो ये सब किस में जाएगा? क्रिमिनल लॉ में जाएगा। अब दूसरा आता है जहाँ पे सिविल लॉ में क्या होता है कि जैसे लैंड डिस्प्यूट हो जाते हैं, ठीक है, डिवोर्स केस हो गया, किसी लैंडलॉर्ड में होता है ना, मकान मालिक और किराएदार के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो वो सब भी कहाँ जा सकते हैं? वो कहाँ जाएंगे? सिविल लॉ में जाएंगे। और क्या होता है, जैसे हमने कोई सामान खरीद लिया, ठीक है, वो एक्सपायरी डेट का हमें मिला है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? सिविल लॉ पे जाएंगे। वो क्रिमिनल लॉ पे नहीं होगा, वो सिविल लॉ है, फाइन। और इसके रिगार्डिंग कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो हम सिविल लॉ में अप्रोच करेंगे।
अब आता है क्रिमिनल लॉ में क्या आता है, और ये स्टार्ट कैसे होती है, FIR से, विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। सबसे पहले क्या होती है, FIR होती है, ठीक है। FIR की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। जो सबसे पहले हम रिपोर्ट लिखवाते हैं कि क्या क्या जो वारदात हुई है उसके बारे में पुलिस स्टेशन में जाके जो लिखवाते हैं, उसके बाद केस फाइल होता है कोर्ट में, ठीक है। और जब वो गिल्टी फाउंड हो जाता है तो देन द अक्यूज कैन बी सेंट टू द जेल एंड ऑल्सो फाइंड। तो जो अक्यूज होगा, जो जिसने क्राइम किया होगा, वो कहाँ जाएगा, या तो जेल जाएगा या उसके ऊपर फाइन लग जाएगा। अब आता है नेक्स्ट यहीं पे सिविल लॉ में क्या, और सिविल लॉ में क्या होता है, बेसिकली एक पिटीशन फाइल होती है। अ पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, ठीक है। इन अ रेंट मैटर ईदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस। The court gives a specific relief asked for. For instance, in case between the landlord and the tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. देखिए सिविल लॉ में ना बेसिकली क्या होता है, जो कोर्ट है वो सॉल्यूशन ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं कि जैसे या आप मकान खाली कर दो, आपने रेंट नहीं दिया, आप रेंट पे कर दो, ठीक है। तो इस सब में क्या होती है, पिटीशन फाइल होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, यहाँ पे जो पूरी केस बन जाता है, यहाँ पे केस फाइल होता है, ठीक है। और यहाँ पे पिटीशन फाइल होती है। अब आता है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। क्या सभी कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कोर्ट नहीं जा सकता है। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस country. It means that every citizen has a right to justice through the courts, ठीक है। कोई भी सिटीज़न है इंडिया का जिसे जस्टिस चाहिए, जिसे न्याय चाहिए, वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। When the courts are available for all, in reality access to the court has always been difficult for a vast majority. देखिए यही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी बात भी है, कहने को तो हर कोई कोर्ट जा सकता है, लेकिन कोर्ट जाना अपने आप में बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि एक तो जितना भी लीगल प्रोसीजर होता है उसमें पैसे बहुत लगते हैं, ठीक है। लॉयर की फ़ीस होती है, पेपर वर्क होता है, और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, फाइन, द आइडिया ऑफ गोइंग टू द कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। कि जो एक गरीब इंसान है, जो गरीब लोग हैं, वो क्या होता है, उनके लिए कोर्ट जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अर्ली 1980s डिवाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम बोलते हैं PIL। PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चलो मैं इसको पहले इसको पढ़ देती हूँ पहले, उसके बाद आपको ब्रीफ में समझाऊंगी। टू इंक्रीज़ एक्सेस टू जस्टिस, इस जो PIL किस लिए बनाया गया, ताकि जो हमारी जस्टिस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिल सके। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन हाई कोर्ट or the Supreme Court on the behalf of those whose rights were being violated. The legal process was greatly simplified, and even a letter of telegram addressed to the Supreme Court or High Court could be treated as PIL. देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई बॉन्डेड जो लेबरर्स होते हैं, इसमें बिहार का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। जो जैसे बॉन्डेड लेबर्स होते हैं फ्रॉम इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। इन लोगों को बचाने के लिए क्या हुआ, जो एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोगों ने मिलकर, ठीक है, जो कोर्ट जा सकते थे। अब ये बॉन्डेड लेबर तो ये लोग तो कोर्ट जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इनके बिहाफ पे एक क्या हुआ, एक PIL फाइल करी गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार
who had been kept in jail even after the punishment term was complete. और जो बिहार में जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनको नहीं छोड़ा गया जबकि उनकी जो पनिशमेंट टर्म थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब इन सबको देखते हुए क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जारी किया गया, ठीक है, क्योंकि ये लोग नहीं जा सकते तो इनके बिहाफ पे जस्टिस मिलता है इन लोगों को, ठीक है। कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इन लोगों के बिहाफ पे क्या करती है, PIL फाइल करती है कोर्ट में, ठीक है, ताकि इन लोगों को जस्टिस मिल सके। जैसे अभी आपने देखा होगा ना कि हमारे जो आप सबके स्कूल में मिड डे मील मिलता है, ठीक है ना, देखा खाते होंगे बच्चे भी जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो वो जो मिड डे मील है वो किसका आउटकम है, वो भी PIL का ही आउटकम है। क्योंकि देखो अब इसमें हम आगे देखते हैं, इसमें भी फ्रॉम द कॉमन पर्सन एक्सेस टू द कोर्ट्स इज एक्सेस टू जस्टिस। द कोर्ट्स एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। देखो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन अब हमारा जो आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि वी हैव राइट टू लाइफ विच इंक्लूड्स द राइट टू फूड, जिसमें हमें खाने का जो है वो अधिकार है, हमारे राइट टू लाइफ है, फाइन। तो इसको देखते हुए इसके अंदर हम आते हैं, तो इसको देखते हुए ये मिड डे मील की स्कीम लेकर आई गई, सो दैट ये स्टेट को ऑर्डर दिया गया टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। इस हमारे आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आर्टिकल 21 दिया गया है वो कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और स्टेट को ऑर्डर दिया गया कि वो मिड डे मील स्कीम को लॉन्च करें और बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, ये किसका आउटकम है, PIL का ही आउटकम है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि जो लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट इन द सेंस कि उनको जो जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, उनके बिहाफ पे लिटिगेट किया जाए। अनदर इश्यूज दैट अफेक्ट द कॉमन पर्सन एक्सेस टू जस्टिस इन ऑर्डरली लॉन्ग टर्म ऑफ ईयर्स दैट कोर्ट्स टेक टू हियर अ केस, ठीक है। इन सबको देखते हुए क्या होता है कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जस्टिस लेने के लिए, लेकिन इन सबको देखते हुए ऐसा नहीं है कि कोर्ट काम नहीं करते हैं। हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारी जुडिशरी है, उसका जो क्रूशियल रोल है हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में, विच सर्व्स एज अ चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं हमारे कोर्ट्स, ठीक है, ताकि कोई गलत लॉ ना हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए, फाइन। हमारे कई फंडामेंटल राइट्स हमारे हम प्रोटेक्ट करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ quite correctly envisioned the system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy। इन्हीं सबको देखते हुए हमारे जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, विच इज़ द की फीचर ऑफ आर डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में इतना ही है, हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।